ओके गाइस, तो इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मोशन क्या होती है। ठीक है, हमने मोशन में पोजीशन डिफाइन की, मतलब डिस्टेंस, और वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है, ये चीज़ें हमने डिफाइन की थी। ये वो पैरामीटर्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना कि मोशन का कॉज क्या है, कि मोशन किस वजह से होती है। ऐसा तो नहीं होता कि एक कार है, वो खड़ी हुई है, ठीक है, आप कहेंगे चलो भाई तुम स्टार्ट हो जाओ, बाहर से कहें कि अब मोशन स्टार्ट करनी है तो कार अपने आप चलने लगे। या एक बुक है वो कहीं रखी हुई है, वो आप बुक से कहेंगे चलो भाई चलो अब थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा मोशन स्टार्ट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो मोशन का क्या होता है, मोशन का कुछ ना कुछ कॉज होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो पर्टिकुलर मोशन को स्टार्ट करेगी, है कि नहीं। तो ये जो सीक्रेट होता है किसी मोशन के स्टार्ट होने की पहले की जो कहानी होती है, उससे हम क्या उसे अब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है तो कौन से लॉज को फॉलो करती है। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स। तो वो सीक्रेट क्या है जो किसी मोशन को स्टार्ट करने से पहले होना चाहिए, तो वो सीक्रेट होता है आपका फोर्स। क्या होता है फोर्स, तो हम डिफाइन करते हैं फोर्स क्या है। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है, ठीक है, एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, एजेंसी है, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो क्या करता है, जो किसी पर्टिकुलर बॉडी में मोशन को स्टार्ट करता है, चाहे मोशन किसी भी टाइप की हो, डजेंट मैटर। हर तरह की मोशन स्टार्ट करने के लिए फोर्स कंपलसरी है। आप विदाउट फोर्स कभी किसी बॉडी में किसी भी तरह का कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ ऑल टाइप ऑफ द मोशंस, दिस इज फोर्स। क्या होता है फोर्स, अब आप इसे ध्यान से समझिए। तो पहले जस्ट डेफिनेशन क्या है फोर्स की, तो हम कहते हैं फोर्स जब आप किसी को धक्का देते हैं तब वो मूव करता है कि नहीं, या किसी को आप खींच रहे हैं तब भी वो मूव करता है। ठीक है, किसी को आप लात मारते हैं बॉल को, वो क्या है, मूव करने लग जाती है। ये भी आपका हिटिंग जो होती है इससे ही मोशन की जा सकती है। तो जो फोर्स है, ये जो चीज़ें होती हैं, पुलिंग, पुशिंग एंड हिटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, यही फोर्स है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मोशन का जो कंसेप्ट आया था तो ये लोगों को काफ़ी अजीब तरीके से लगा था, इसे डिफाइन करने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई। पहले तो लोग ये मान चुके थे कि अगर एक बॉल है आप उसे हिट करते तो लास्ट में जाके क्या होगा, वो रुकी जाएगी। तो लोगों को लगता था कि जो रेस्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट है। नेचुरल स्टेट का मतलब अगर आप किसी बॉडी को किक कर देंगे, मोशन में ला देंगे, तो एक कुछ टाइम के बाद, अब वो टाइम क्या है इट डजंट मैटर, लेकिन एक टाइम के बाद क्या वो रुकनी है। तो रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट हुए, न्यूटन हुआ, गैलीलियो हुए, उन्होंने जो मोशन उसे एकदम से एंटायरली डिफरेंट वे से एक्सप्लेन किया, और तब जाकर ये करेक्ट वे आया हमारे पास मोशन को एक्सप्लेन करने का। मोशन के लॉज आए हमारे पास इसकी स्टडी करने के लिए, तभी से मोशन क्या है, मोशन की जो स्टडी है वो एकदम से रेगुलर है और करेक्ट है। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा स्टार्ट में क्या गलती हुई थी मोशन को एक्सप्लेन करने में, आगे चल के थोड़ा सा मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, उसके एग्जांपल दूंगा आपको कुछ। उससे पहले हम फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं, क्या होता है फोर्स। तो मैंने आपको जैसे डेफिनेशन में बताया, फोर्स क्या है, दिस इज एन एक्सटर्नल एजेंसी which is cause of all types of motion, which is cause of all type of the motions of the objects। तो मोशन होने के पीछे का सीक्रेट ये है, ठीक है, फोर्स। और क्या होता है फोर्स, दी पुशिंग पुलिंग एंड हिटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called force। किसी ऑब्जेक्ट को आप खींचते हैं, है कि नहीं, उसे ढकेलते हैं या उसे हिट करते हैं,
तो ये क्या है, ये उस पर लगने वाला फोर्स है। देखिए फोर्स को आप देख नहीं सकते, है कि नहीं, आप फोर्स के इफेक्ट को देखते हैं। हमें ये चीज़ दिखाई देती है, वो क्या होते हैं, फोर्स का इफेक्ट है। आपने बॉल को हिट किया, आपने कहा फोर्स लग गया, तो अब उसका जो इफेक्ट होगा फोर्स का, वही क्या होता है, वही आपकी मोशन होती है। ठीक है, तो फोर्स क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। अब आप देखिए एक बॉल रेस्ट में थी, आपने उसे किक किया, वो मोशन में आ गई, तो फोर्स क्या कर सकता है, वो एक रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकता है। या एक बॉल आपके पास ऐसे मूव करती हुई आ रही है, आपने पाँव लगाया, वो रुक गई। एक बॉल आपके पास आई थी, आपने कैच ले लिया, वो रुक गई। तो उसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो फोर्स क्या कर सकता है, उसे रेस्ट में ला सकता है कि नहीं। एक ऑब्जेक्ट सामने की तरफ जा रहा है, आपने थोड़ा सा पुश किया, जैसे कि पहिया है वो आपके साथ घूमते हुए आ रहा था, आपने थोड़ा सा हाथ लगा कर उसे इधर की तरफ मोड़ दिया, तो वो सीधे चलने की जगह इधर की तरफ चलने लगा। तो आपने वहाँ क्या किया, मोशन में पहले था, मोशन बाद में, लेकिन आपने क्या किया, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन उसे चेंज कर दिया। इसका मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स किसी रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, और किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो व्हाट आर दी कॉज ऑफ मोशन, सॉरी विच कॉजेस कैन दी फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी। चलिए लिखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होते हैं ये, सबसे पहला, फोर्स कैन मूव अ रेस्ट बॉडी, एक रेस्ट बॉडी को मूव करा सकता है। नंबर 2, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। और थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ये किसी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हमेशा ऐसा होगा कि फोर्स किसी पर्टिकुलर बॉडी की स्टेट को चेंज ही कर देगा, तो ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, कि जो फोर्स होता है, फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंसी जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज करने का कोशिश स्टेट में चेंज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती हमेशा कर ही देगी। जैसे मैं भी इस वॉल पर फोर्स अप्लाई करूं, तो जब आप इस वॉल पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो मैंने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन क्या ये बॉल मूव करी, नहीं। तो फोर्स क्या है, ये एक एफर्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज करने के लिए किया जाता है। ये उसे चेंज कर भी सकता है और नहीं भी। चेंज करेगा तो मोशन स्टार्ट हो जाएगी, और नहीं करेगा तो बॉडी आपकी रेस्ट में रहेगी। ठीक है, लेकिन फोर्स लगा है ये आप बिल्कुल मानेंगे। स्टेट में चेंज नहीं हो रहा तो आप ये नहीं कहेंगे हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया। ठीक है, आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो फोर्स देखिए बेसिकली जो फोर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पूरी नेचर में केवल 4 टाइप्स की फोर्स होते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। लेकिन ये चारों ही आपके लेवल से काफ़ी ऊपर हैं, इन्हें आप 11th में सीखेंगे। उसके अलावा हम और भी तरीके से फोर्स को डिफाइन करते हैं। फोर्स आपके कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। ऐसे फोर्स होते हैं जिनमें बड़ी कॉन्टैक्ट में आती है दूसरे से। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं जिनमें फोर्स तो लगती है लेकिन बड़ी कॉन्टैक्ट में नहीं आती, जैसे ग्रेविटी का फोर्स है। अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूंगा तो ये कितना चलेगा, नीचे। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे ग्रेविटी से क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती है नीचे की तरफ, लेकिन ग्रेविटी से नीचे की तरफ खींचती है। क्या ग्रेविटी का फोर्स आपको इसे पकड़ते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट का फोर्स है। मैं एक बुक को उठा लूँ, तो मैं बुक को जब उठाऊंगा तो मुझे बुक को क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, तो ये कॉन्टैक्ट का फोर्स है।
देखिए यहाँ पर बेसिकली हमें जो चीज़ समझनी है, हमें जो फोर्स समझनी है वो आपके बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, हमें इस चैप्टर में इन दो फोर्स को इन फोर्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, फोर्स बेसिकली 4 टाइप्स के ही होते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हम फिर फोर्स को कैटेगराइज करते हैं, तो ये कैटेगरी है। सबसे पहला देखिए बैलेंस फोर्स, सॉरी बैलेंस फोर्स क्या होते हैं। देखिए अगर सपोज करिए हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ से इस ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया। फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा, जो यूनिट आएगी वो अभी नेक्स्ट आने वाली है, तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे इधर से हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है, एक कैंडिडेट है वो इधर से 10 न्यूटन के फोर्स से पुश कर रहा है। एक दूसरा कैंडिडेट है वो भी इसे 10 न्यूटन से इधर पुश कर रहा है। ठीक है, तो एक इधर से पुश कर रहा है, एक इधर से पुश कर रहा है। मैं आपसे कहूँगा बताइए ब्लॉक किधर जाएगा, तो अब एक 10 से इधर लग रहा है, 10 से इधर लग रहा है, तो आपको आप ये कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि ये ब्लॉक कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि इस पर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका नेट फोर्स होगा कितना, 0। तो ये कहीं मूव नहीं करेगा, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो इस पर फोर्स तो लग रहे हैं 10 का इधर से 10 का इधर से, लेकिन जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स है, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। और नेट फोर्स 0 होगा तो ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये क्या रहेगा, आपका रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर नेट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी रह सकता है, या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन भी कर सकता है। ये लाइन अभी आपकी थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, बस थोड़ा सा वेट करिए, इसके बाद ये लाइन आपकी अभी आराम से समझ में आएगी। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगा ऐसे। फिलहाल आप मेमोराइज करेंगे, जब नेट फोर्स 0 होता है तो कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या वो यूनिफॉर्म मोशन से क्या करेगा, मूव करेगा। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आपको पता होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था फेस को समझना इसलिए थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, क्योंकि ये पीछे की चीज़ों की रिक्वायरमेंट रखती है। हर चैप्टर का लिंक दूसरे चैप्टर से होता है, सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पिछली वाली यूज़ करते हैं। इसे लास्ट में मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई उन्हें अच्छे से पढ़िए, मेमोराइज करिए। ठीक है, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। और जब आप उन्हें मेमोराइज करके इसे पढ़ते फिर चीज़ें एकदम इंटरेस्ट होने लग जाती हैं। ठीक है, तब आपको इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो जब नेट फोर्स 0 होता है तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या क्या क्या करेगा, वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन अ फिक्स डायरेक्शन। तो बैलेंस फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो ऐसे मान लीजिए एक बैलून है, उसमें हवा भरी हुई है। अब आप क्या करते हैं, उस बैलून को आपने दोनों तरफ से ऐसे कंप्रेस किया, तो इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, तो आप वॉल्यूम को ऐसे कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, साइड से एक्सटेंड हो जाएगा। देखा आपने, ऐसे वो आता है टॉम एंड जेरी आता है, तो उसमें बिल्ली है, उसे अगर आप इस तरह से खिंच जाती है वो, तो इस तरफ से क्या है, थोड़ी सी कॉन्टैक्ट हो जाती है। तो इसी तरह से क्या होगा, जो बैलून है अगर आप ऐसे इक्वल फोर्स लगाएंगे 10 इधर से 10 इधर से, तो क्या होगा, एक्सटेंड कर जाएगा। तो उसकी जो शेप है उसमें क्या आएंगे, चेंज आएंगे, उसके साइज में चेंज आएगा। उसकी जो पहले एक लेंथ रही होगी नेचुरल, आप उसे कंप्रेस करेंगे, उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये एक स्प्रिंग है, तो जो स्प्रिंग होती है उसको आप 10 से इधर खींचिए, 10 से इधर खींचिए तो क्या खिंच जाएगी, या दोनों तरफ से फोर्स लगाइए तो क्या कंप्रेस हो जाएगी। तो क्या होगा, उसकी शेप में चेंज आएंगे, साइज में चेंज हो जाएंगे। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाए तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, और इस तरह के फोर्स को बोलते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है, और बैलेंस फोर्स क्या क्या कर सकते हैं, बैलेंस फोर्स किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखिए बैलेंस फोर्स की, लिखिए इफ the resultant of all the forces acting on a body is 0, if the resultant of all the forces acting on a body is 0, then the force is called
बैलेंस फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक है, द बैलेंस फोर्स, द बैलेंस्ड फोर्स can change shape and size of the body। ठीक है, क्या कर सकते हैं बैलेंस फोर्स? तो बैलेंस फोर्स किसी पर्टिकुलर बॉडी की शेप में या उसके साइज में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसी में आप कंटिन्यू करेंगे। अंडर बैलेंस फोर्स, under the balance force the object is either in the state of rest, either in the state of rest or in the state of uniform motion। ठीक है, आप इतने का स्क्रीन शॉट लीजिए। तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था बस वही सारी चीज़ें लिख ली हैं, जैसे आप आराम से लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड आपका अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं? तो अब आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहे हैं लेकिन उन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो ना हो, तो अगर रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा? उन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगे हुए हैं तो उस ऑब्जेक्ट में 100% एसिलरेटेड मोशन होगा। और अगर एसिलरेटेड मोशन होगा तो क्या होगा? उसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी? आपकी चेंज होगी। क्योंकि एसिलेशन कब होता है? जब वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स इफ the resultant of all the forces acting on a body is not zero, then the force is called unbalanced force। इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये फोर्स होंगे आपके कैसे होंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे। अंडर द अनबैलेंस्ड फोर्स द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन एक्सीलरेटेड मोशन। अनबैलेंस्ड फोर्स के अंडर में जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कैसा होगा? एक्सीलरेटेड मोशन में होगा। उसमें एक्सीलरेशन होगा, उसकी वेलोसिटी में क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। ठीक है, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। डेफिनेटली अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्स हैं तो ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे होंगे तो उसकी मोशन कैसी होगी? आपकी नॉन यूनिफॉर्म। और अंडर बैलेंस फोर्स जब नेट फोर्स जीरो होता है सारे फोर्सेस का, तो ऑब्जेक्ट मैंने आपसे कहा था या तो रेस्ट में होगा या वो क्या होगा? उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा।
नेट फोर्स 0 होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा, तो उसकी मोशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म, अगर वो मूव कर रहा है तो। और रेस्ट में तो मोशन के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो रेस्ट में ही है। ठीक है, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं भी ये जो आपको समझा रहा था कि जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स इधर से लग रहा है 15 न्यूटन का। ठीक है, एक कैंडिडेट 15 न्यूटन के फोर्स से इधर पुश कर रहा है और एक कैंडिडेट इधर से पुश कर रहा है 10 न्यूटन से इधर इस डायरेक्शन में। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट पर जो टोटल फोर्स है, जो नेट फोर्स है, तो 10 इधर से 10 इधर से तो बैलेंस हो गया, तो इधर से कितना बचा 5। तो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, मूव करेगा, कितने फोर्स से मूव करेगा, तो ऐसे 10 और 15 फील नहीं होंगे, जैसे कितना फील होगा 5 न्यूटन। तो ये कितने से मूव करेगा, ये मूव करेगा केवल 5 न्यूटन से। और इस पर ये फोर्स है ये कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है, तो इसमें एसिलेशन प्रोड्यूस करेगा और इसकी वेलोसिटी में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट में एसिलेशन प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वेलोसिटी में चेंजेस लेकर के आते हैं। जितनी बड़ी मोशंस आप देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, वो सब की सब अनबैलेंस्ड फोर्स के अंडर ही होती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं जनरली, तो क्या अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल और देता हूँ इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स दोनों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, एक बड़ी सी अलमीरा है, ओके, एक बड़ी सी अलमीरा है और हमें क्या करना है, समय अलमीरा को मूव कराना है। तो आप क्या करेंगे, आप इधर से फोर्स लगाएंगे, एक कैंडिडेट है ये क्या करेगा, इधर से फोर्स लगाएगा और ये कोशिश कर रहा है कि ये मूव करे, लेकिन जब फोर्स लगाने के बाद ये क्या देखता है कि ये मूव नहीं हो रही इससे। अब ये कहेगा मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ इधर से 10 न्यूटन का, लेकिन ये मूव नहीं कर रही है कि नहीं, इसका जो एफर्ट है वो इसे मूव नहीं करा पा रहा। तो ये कहेगा मैं तो इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, फिर ये मूव क्यों नहीं कर रही। और मूव नहीं कर रही तो मतलब रेस्ट में है, और रेस्ट में तो इस पर जो फोर्स है वो कैसे हैं, बैलेंस फोर्स हैं। अब बैलेंस फोर्स है इसका मतलब 10 इधर से लग रहा है तो 10 इधर से भी तो लग रहा होगा, तो इधर से फोर्स कौन लगा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे फोर्स होता है इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्ड पे ध्यान देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये आप कई बार सुनेंगे इस चैप्टर में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आती है, तो अगर ये इसके ऊपर फिसलना चाहती है सामने की तरफ ऐसे, तो नीचे वाली बॉडी क्या करेगी, इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिसे बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही वजह होती है जब आप फुटबॉल को किक करते तो फुटबॉल किधर जा रही होती है आगे, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को उसे किधर फोर्स लगाता है पीछे। यही वजह होती है कुछ टाइम के बाद क्या होती है, वो आपकी रुक जाती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट की मोशन का अपोज करता है जनरली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 10 न्यूटन लगाया, इसने देखा कि अलमीरा तो चल नहीं रही, इसका मतलब सीधा सा क्या रहा होगा कि इधर से भी एक फोर्स लग रहा होगा, वो भी कितना होगा 10 न्यूटन। तो वो ये फोर्स लगता है ना, वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और कहाँ लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो दो बॉडीज का जो प्लेन ऑफ कांटेक्ट होता है उसमें लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। या फुटबॉल जा रही होगी तो उसका वो वाला हिस्सा जो अर्थ के साथ कांटेक्ट में है उनके बीच में लगता है उनके बीच में लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या है कि हम चलिए दो लोग हो जाते हैं, है कि नहीं। अब हम दो लोग हो गए तो इन्होंने फोर्स कितना कर लिया, जैसे मान लीजिए 15 न्यूटन कर लिया, और इन्होंने क्या देखा कि जो अलमीरा है वो अभी मूव नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये सेल्फ एडजस्ट होता है। सेल्फ एडजस्ट का मतलब क्या कि ये अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है, और इसने भी कितनी स्ट्रेंथ कर ली होगी 50 न्यूटन, तो ये नहीं चल रहा। लेकिन उन्होंने कहा चलो भाई ये 3 लोग तो हम दो तो हो ही गए, संता बनता एक कंता को बुला लेते हैं, चलिए अब हम लोग 3 लोग हो जाते हैं।
तो इन्होंने कितना कर लिया 100 न्यूटन। लेकिन अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो आप ध्यान रखें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट होता है, लेकिन इसकी एडजस्ट होने की लिमिट है कि ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा। तो मान लीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 70 होनी थी, तो ये हो चुकी। अब इससे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, इधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना 70, इधर से कितना लग रहा है 100। तो आप देखेंगे अब इस पर क्या है, एक नेट फोर्स है कितने का, इधर से 70, इधर से 100, कितना बचा 30, किधर की तरफ बचा, तो बचता है बड़े वाले की तरफ, तो इधर कितना बचा 30 न्यूटन से। तो एलिमिना क्या करेगी, 30 न्यूटन के फोर्स से इधर की तरफ चलने लगेगी। तो अब ये फोर्स कैसा बन गया, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जब तक चल नहीं रहा था तब तक फोर्स कैसा था, बैलेंस्ड। और जैसे ये चलने लगा, इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आने लगे, एसिलेटेड होने लगा। देखिए चल वहाँ भी रहा था, बैलेंस फोर्स के अंदर ही मैंने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट मूव करता है, लेकिन वहाँ वो मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा ना, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही होगी। ये अंतर होता है, जो अंडर बैलेंस फोर्स चलता है, अंडर अनबैलेंस फोर्स चलता है। तो अंडर अनबैलेंस फोर्स जब भी ऑब्जेक्ट चलेगा उसमें एक्सीलरेशन होगा और उसकी वेलोसिटी में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। तो ये क्या है, आपका अनबैलेंस मोशन हो गई। तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में सुन लीजिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दिस इज अ सेल्फ एडजस्ट फोर्स। और ये क्या अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू तक ही बढ़ा सकता है। तो ये क्या करता है, जनरली ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसका अपोज करता है। ठीक है, तो ये था आपका ऑल अबाउट बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स।